मेरा कारोबार डूब गया और मेरे दोस्त ने एक शर्त पर उसके बदले मेरी पत्नी के साथ एक रात सोने का कहा। मैंने अपनी पत्नी को एक रात के लिए मना लिया और फिर मैं उसी के बराबर वाले कमरे में छुप गया। जैसे ही कुछ देर गुजरी तो मैंने उनके कमरे में जाकर देखा। जब मेरे दोस्त ने मेरी पत्नी को पकड़ा तो मेरे माथे पर पसीने छूट गए, क्योंकि मेरी पत्नी तो जानते हो कि गैरतमंद मर्द के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है। मर्द के लिए सबसे मुश्किल काम होता है अपनी ही पत्नी का सौदा करना, और मैं सौदा करने के लिए बेहद मजबूर हो गया था। मेरे सामने मेरी पत्नी काले रंग की सिल्क साड़ी में क्या गजब ढा रही थी। उसका हुस्न, लंबे बाल, उसकी गोरी रंगत और उसके हुस्न नैन नक्श हमेशा ही मेरा चैन लूट लेते थे। मगर उसका आज का बनावट सिंगार किसी और के लिए था, और सितम ये था कि मैं सब जानता था। मैंने उसके हुस्न पर एक नजर डाली और आंखें झुका ली। मेरे दिल पर कैसी कैसी कयामत गुजर रही थी, ये मुझसे बेहतर उस वक्त कोई नहीं जानता था। बाहर मेरे दोस्त की गाड़ी खड़ी थी और ड्राइवर मेरी पत्नी के आने का इंतजार में था, ताकि वो उसे होटल के कमरे तक पहुंचा सके। आज की रात शायद मुझ पर किसी कयामत की तरह टूटने वाली थी, लेकिन सुबह का सूरज मुझे सारे कर्जों से आज़ादी दिला सकता था। लेकिन ये आज की रात तो कांटे नहीं कट रही थी। आज की रात मेरे लिए बहुत खतरनाक थी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि सांस भी नहीं ले पाऊंगा। मेरी आंखों के सामने बस अपनी पत्नी का ख्याल आ रहा था। उसकी हसीन खूबसूरत निगाहें, उसका हसीन बदन, मुझे अपने दोस्त की शरारत भरी हंसी सुनाई दे रही थी। मेरे कानों में अपनी पत्नी की सिसकियां सुनाई दे रही थी। उस कमरे में उसकी बेबसी से बहते आंसू दिखाई दे रहे थे। मेरा दिल इस कदर बेचैन हुआ कि मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरा सांस पूरी तरह से फूल रहा था। मेरा दिमाग ऐसा हो रहा था कि फट जाएगा। मेरे होश उड़ चुके थे। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं अपनी पत्नी को किसी और के साथ बर्दाश्त करता। इसलिए मैं घर से बाहर निकल गया और अब मेरा रुख सीधा होटल की तरफ था, जहां पर मेरी पत्नी गई थी। जैसे जैसे मैं होटल के करीब जा रहा था, मेरे दिल की हालत और भी बदतर होती चली जा रही थी। मेरी आंखों में जैसे कोई खून उतर रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि अपने दोस्त को जान से मार दूं। कर्जमंद तो मैं पहले से था, कातिल भी बन जाता, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता था। मैं होटल पर पहुंचा। सामने रिसेप्शन पर दोस्त का नाम बताया और ये पूछा कि वे किस रूम नंबर में है, तो वह अजीब सी मुस्कुराहट से हंसकर कहने लगी कि उन्होंने तो आज की रात के लिए स्पेशल रूम बुक करवाया है, डायमंड रूम के नाम से। ये भी कहा है कि उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए। मेरे दोस्त का ड्राइवर कुछ एडवांस पैसे मुझे देकर गया था। मैंने कहा कि मुझे इस रूम के बराबर वाला कमरा चाहिए। मेरी बेचैनी उस वक्त इतनी ऊंचाई पर थी कि शायद शब्द नहीं थे कि मैं अपने दर्द को बयां कर सकता। कमरे की चाबी मेरे सामने थी और मैं इस कमरे के बराबर वाले कमरे में चला गया। दोनों कमरे की गैलरी अलग अलग थी, बस बीच में दीवार थी जिसे लांघना मेरे लिए कोई मुश्किल न था। मैंने बड़े धीरे से दीवार लांघी और अपने दोस्त के उस स्पेशल रूम के कमरे की गैलरी में पहुंच गया। मेरी जेब में उस वक्त तेज धार का चाकू था और मैं इरादा कर चुका था कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरी जो हालत हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने जरा सा गैलरी के शीशे का दरवाजा खोला और कमरे के अंदर का मंजर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे हाथ से चाकू जमीन पर गिर गया था। मेरे हाथ पूरी तरह से कपकपा रहे थे। मेरे पूरे वजूद पर जैसे कयामत आ गई थी, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरा दोस्त, अपने दोस्त की बात सुनकर मैं उससे नजर नहीं मिला पा रहा था। हम फास्ट फूड के रेस्टोरेंट में बैठे थे। मेरे सामने रखी गोल मेज पर अलग अलग प्रकार के बर्गर मौजूद थे। मेरा दोस्त बैठा मुझे तो टुक देखे जा रहा था। कहने लगा, अच्छी तरह सोच लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। वक्त लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन सिर्फ आज रात का। इससे ज्यादा मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सकता। शायद उसके लिए ये सब कहना आसान था, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं था। लेकिन उस वक्त मैं कर्ज में डूबा हुआ था। इतना कर्जमंद था कि अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें सुन रहा था जो कि मर्द की गैरत पर गहरी चोट होती है। मेरे दोस्त ने जब मुझे चुप और खामोश देखा तो कहने लगा, खाना तो खाओ, इसके पैसे नहीं लूंगा। ये कहकर वो मुस्कुराया था। कहने लगा, तुम ज्यादा इस चीज को सोच रहे हो। हालांकि जिस माहौल में रहते हो ये तो एक आम सी बात है, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन मेरे पार्टनर्स अपनी पत्नी को खुद होटल के कमरों में भेजते हैं। करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट पेपर एक रात में साइन हो जाता है। तुम भी मालदार हो जाओगे। मैं दोनों हाथों की मुठ्ठियां भींचे नजर झुकाए कैसे उसकी बकवास सुन रहा था, ये मैं ही जानता था। बेबसी और मजबूरी इंसान को न जाने कैसे कैसे समाज के रंग दिखाती है।
सामने बैठा मेरा दोस्त बड़े मजे से बर्गर खा रहा था, लेकिन मैं यूं था कि जैसे जान हलक में लिए बैठा हूँ। मुझे याद आने लगा कि मैं बड़े घमंड से कभी ये भी कहता था कि जिस मर्द में गैरत नहीं उसे मर्द कहने का कोई हक ही नहीं है। और आज मैं जो कुछ अपनी पत्नी के लिए सुन रहा था मेरे लिए मौत के बराबर था। आपने ऐसी बहुत सी औरतें देखी होंगी जो अपनी मजबूरी की वजह से खुद को दूसरे के सामने बेच देती हैं, लेकिन शायद मैं पहला मर्द था जो अपनी मजबूरी के खातिर अपनी पत्नी को एक रात के लिए बेचने का सौदा कर रहा था। मेरी वो पत्नी जो हमेशा बहुत ही प्यार से मेरे साथ रहती थी, मेरी बहुत इज्जत करती थी। आज तक मेरे अलावा उसे किसी ने छुआ तक नहीं था, छूना तो दूर की बात उसे किसी ने देखा तक नहीं था। मुझे याद आने लगा, जब भी हमें शादी पर जाना होता तो पायल जब दुपट्टे से घूंघट निकालती तो मैं उसे कहता कि तुम भी क्या हर वक्त खुद को लपेटे रखती हो। शादी पर सब औरतें तैयार होकर आएंगी, मेकअप समेत वह खूबसूरत लगती है, तुम तो वैसे ही बेहद हसीन हो। मैं चाहता हूँ कि तुम भी तैयार होकर आओ ताकि सब औरतें तुम्हें देखती ही रह जाएं और कहे कि अमन की पत्नी कितनी खूबसूरत है। मेरी बात सुनकर वो मेरे गले में बाहें डालकर बड़ी मोहब्बत और लगाव से कहने लगी, मेरा हुस्न तो सिर्फ आपके लिए खास है अमन, मैं इसे लोगों को दिखाकर आम क्यों करूं। मेरा तो जी चाहता है मुझे आपके अलावा कोई आंख न देखे। पायल की बात जैसे अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी, मेरी आंखों से दर्द के आंसू निकल रहे थे। मैं अपनी ऐसी शरीफ पत्नी का सौदा करने जा रहा था। नहीं नहीं, मुझे ये सब स्वीकार नहीं था। मेरे दिल की आवाज जुबान पर आई थी। मेरे दोस्त का बर्गर मुंह के करीब था, हाथ में ही रह गया। एक पल में मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगा, फिर कहने लगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, लाओ निकालो मेरे 50 लाख रुपए। अपने दोस्त की बात सुनकर मेरी आंखों से जमा सीधा पानी मेरे गालों पर गिर गया था। लेकिन मैं कोई कमजोर मर्द हरगिज ना था, बहुत मजबूत दिल का था, लेकिन अब टूट चुका था। मैंने फिर अपने दोस्त से कहा कि मुझे थोड़ा वक्त तो दो, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम एक साथ मैं कैसे कर सकता हूँ और एक रात के अंदर कैसे लेकर आऊंगा। वो कहने लगा कि मैं तुम्हें और वक्त नहीं दे सकता, तुम्हारे पास आज की रात है, या तो तुम मेरी बात मान लो या फिर पैसों का इंतजाम कर दो। मैं वहां से उठकर बाहर निकल आया। हालांकि मौसम ठंडा था, हवाएं भी ठंडी चल रही थी, लेकिन मुझे घुटन का एहसास हो रहा था। इस कदर शिद्दत से हो रहा था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। मैं जान कैसे अपने घर पहुंचा था। रात का 1 बज गया था। मैंने दरवाजे की बेल बजाई तो फौरन से पायल की आवाज आई। मैंने कहा, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। उसने फौरन से दरवाजा खोला। मुझे देखकर कहने लगी, आप कहाँ रह गए थे, कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं क्या जवाब देता कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से मरे मरे कदमों से अपने कमरे में जाने लगा। तो पायल मेरे पास आ गई, कहने लगी, अमन आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है। वो कहने लगी कि अमन मैं आपके लिए खाना गर्म कर दूं। मैंने नहीं में सर हिला दिया। मैंने कहा कि मैं खाना खा कर आया हूँ। तब के वहाँ खाने के लिए सब कुछ मौजूद था, लेकिन मेरी भूख तो दोस्त की बात सुनकर ही मिट चुकी थी। पायल मेरे पास आ गई, मेरा चेहरा देखने लगी, कहने लगी, क्यों झूठ बोल रहे हैं अमन, मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया और मैं भी आपका इंतजार कर रही थी, तो मिलकर खाना खाते हैं। पायल की यही तो बात थी। वो मेरी आंखों में झांक कर मेरे दिल के हालातों को बता देती थी। या शायद पति पत्नी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल वो खाना गर्म करके ले आई। खाना क्या था, बस खाने के नाम पर सिर्फ दाल और चावल थे और सूखी रोटियां। मैंने एक नज़र खाने पर डाली और दूसरी अपनी वफादार पत्नी पर, जिसने हर तंगी में मेरे साथ बड़े सब्र और खामोशी से गुजारा किया था, कभी मुझसे शिकायत नहीं की थी। तुमने मेरे लिए क्या किया है? मैं पायल का चेहरा देख रहा था, उसका वो हुस्न जो सिर्फ मुझ तक सीमित था, आज मेरी वजह से। जब पायल ने मुझे खामोश बैठे देखा तो वो निवाला बनाकर मेरे मुंह के पास ले गई, कहने लगी, खाना खाएं और सारी फिक्र भूल जाएं। मैंने उसके हाथ से निवाला लिया, खाना उसी ने मुझे खिलाया था। फिर मुझसे पूछने लगी कि बताए क्या कहा आपके दोस्त ने, वो आपकी मदद करेगा। अपने दोस्त के पास जाने से पहले पायल से कह कर गया था कि मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है। वो कह रहा था कि मेरी मदद करेगा, तुम प्रार्थना करना कि मामला बन जाए। लेकिन जो शर्त मेरे दोस्त ने रखी थी वो मैं पूरी नहीं कर सकता था। मैंने नहीं में सर हिला दिया। मैंने कहा, नहीं, वह मामला भी नहीं बना। यह सुनकर पायल के चेहरे पर भी मुरझाहट की लकीरें गहरी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली दे रही थी, क्या आप फिक्र ना करे। मैंने कहा कि वह कल ही मुझसे पैसे मांग रहा है, मैं कहाँ से दूं। मैंने उसका हाथ थाम कर बेबसी से कहा। वो कहने लगी, उससे कुछ वक्त ले लो, मेरे पास जो कुछ था अमन मैं सब कुछ बेच चुकी हूँ,
अब तो मेरे पास भी बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। उसकी बात ने मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ाया था। मुझे अपने दोस्त की बात याद आने लगी जो वो कह रहा था, जिसकी इतनी खूबसूरत पत्नी हो उसे और क्या चाहिए। तुम तो अपनी पत्नी से इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हो कि तुम्हारा कर्ज भी उतर जाएगा और मालामाल भी हो जाओगे। मुझे अपने दोस्त के मुंह से ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने कहा कि तुम होश में तो हो, तुम क्या कह रहे हो। वो कहने लगा कि हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। मैंने कहा, मेरी पत्नी को तुमने कहाँ देखा। और इस बात पर वो हंसने लगा। कहने लगा, देखने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं, सामने वाला 7 पर्दों में ही क्यों ना छुपा हो उसे देख ही लेते हैं। मैंने तुम्हारी पत्नी को कहाँ देखा था इस बात को छोड़ो, बस मुझे बताओ, अगर तुम्हें सौदा मंजूर है तो मैं आगे पार्टी से बात कर लेता हूँ। चंद रातें तुम्हारी पत्नी की मेरी मर्जी के मुताबिक गुजरेगी और तुम्हारा कर्ज खत्म। जैसे जैसे तुम्हारी पत्नी का हुस्न मेरे काम आएगा मैं तुम्हें भी मालामाल करता चला जाऊंगा। वो किस कदर बेशरम और नीच इंसान था। अगर मैं कर्जमंद न होता तो यकीनन उसी वक्त उसका गिरबान पकड़कर उसे मार मार कर लाल कर चुका होता। कमबख्त कर्जदार भी लोगों की नजर में 2 टके की औकात ही रखते हैं, इसलिए जिसका 2 दिल चाहता है वो कह देता है। जरा सा टेढ़ा जवाब दो तो कहते हैं, लाओ पैसे निकालो हमारे। रात को ये सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई थी, लेकिन सुबह किसी ने बुरी तरह से हमारा दरवाजा खटखटाया था। मैं और पायल एकदम बैठे थे। मैं फौरन से कमरे से बाहर निकला। मैंने गेट का दरवाजा खोला तो सामने मेरा दोस्त पुलिस की गाड़ी के साथ खड़ा था। पुलिस ऑफिसर और हवलदार भी थे, मुझे गिरफ्तार करने आए थे। मेरा दोस्त ऑफिसर से कहने लगा कि इस आदमी ने मेरा पैसा नहीं दिया है, लेकिन इसका दिवालिया निकल गया है। इसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है कि मैं इसे मोहलत दूं, इसलिए इसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दो। इससे पहले कि वो ऑफिसर मुझे हथकड़ी पहनाता, पायल शायद गेट के पीछे से मुझे देख रही थी। कहने लगी, भगवान के लिए मेरे पति को मत पकड़ कर ले जाओ, ये बेईमान नहीं है, बस हमें थोड़ी सी मोहलत दे दो, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। यह सुनकर मेरा दोस्त मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैंने तो इसे बहुत आसानी दी है, लेकिन आपके पति को वह मंजूर ही नहीं है। फिर कहने लगा कि ये तो पैसे चुकाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं रहा, इसके पास कुछ नहीं है कि मैं इसे वक्त दूं। आप अपनी बात करें, क्या आप मेरा कर्ज उतारेंगी। पायल कहने लगी कि मैं लोगों के कपड़े सिलाई करती हूँ, मैं हर महीना आपको जितनी भी रकम होगी दे दूंगी। ये बात सुनकर मेरे दोस्त ने अपना माथा चढ़ाया और कहने लगा, 50 लाख रुपए देने हैं, 50,000 नहीं। फिर इंस्पेक्टर से कहने लगा कि भाई जाओ, इसे जेल में बंद कर दो। यह सुना था कि मेरी पत्नी दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाए बाहर आ गई। मेरे दोस्त के सामने मिन्नतें करने लगी कि भगवान के लिए मेरे पति को गिरफ्तार मत करो। मेरा दोस्त कहने लगा कि ठीक है, अगर आपका पति मेरी शर्त मान ले तो मैं उसे छोड़ दूंगा। पायल मुझसे कहने लगी कि आप क्यों नहीं इसकी शर्त मान लेते हैं। मैंने कहा कि मैं वो शर्त नहीं मान सकता, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। पायल, तुम अंदर जाओ, मैंने सख्त अंदाज में कहा था, लेकिन पायल से शायद मेरी गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरे दोस्त से कहने लगी, राहुल जी, मैं अमन को मना लूंगी, हम आपकी हर शर्त पूरी कर देंगे, भगवान के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन मत लेकर जाए। मेरे दोस्त ने पुलिस वालों को इशारा किया तो वो वापस अपनी जीप में बैठकर चले गए। मेरा दोस्त कहने लगा कि अंदर चलकर बात कर लेते हैं। वो मेरे घर के अंदर दाखिल हो गया, उसके पीछे मैं और पायल भी घर में दाखिल हो गए। लेकिन इस बार मेरा दोस्त पायल से बोला था। कहने लगा कि मैंने तो पहले भी अमन से कहा था कि बीच का रास्ता जो है उसे तुम मान जाओ तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं पैसों के मामले में बहुत घटिया किस्म का इंसान हूँ, अपना नुकसान नहीं कर सकता। वो बड़ी नीचता से अपनी आदत को जाहिर कर रहा था। पायल कहने लगी, आप बताएं अमन को क्या करना होगा। मेरा दोस्त एक कमीनी सी हंसी हंसते हुए पायल को बड़ी अजीब नजरों से सर से पांव तक देख रहा था। मुझे लगा कि जैसे मेरी रगों में खून की बजाय आग दौड़ने लगी हो। मैं बड़ी मुश्किल से सब्र कर रहा था। फिर वो कहने लगा कि आपको बताया नहीं अमन ने कि मैंने क्या शर्त लगाई है। पायल ने नहीं में सर हिला दिया, अब भी उसका चेहरा छुपा हुआ था। मेरा दोस्त कहने लगा, देखें, अगर आप चाहती है कि इसका कर्जा माफ हो जाए तो मैं इसे एक अच्छी खासी रकम कारोबार के लिए भी दूंगा, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। ये कहते हुए पायल के करीब होने लगा, लेकिन मैं बीच में आ गया। अपने दोस्त को हाथ से पीछे किया और सख्त अंदाज से कहा कि मेरी पत्नी ऐसा कुछ नहीं करेगी, तुम जाओ यहाँ से और जो कर सकते हो कर लो, मुझे पुलिस में पकड़वा दो या फिर फांसी चढ़ा दो। मेरी बात सुनकर पायल रोने लगी। कहने लगी, अमन आप हैं तो मैं हूँ, मुझे पूछ लेने दे इनको क्या काम है। मैंने कहा कि तुम नहीं जानती इस आदमी को, जो ये कह रहा है वो काम मैं तुमसे कभी नहीं करवा सकता।
लेकिन पायल कहने लगी कि वह भी मजबूर है। कहने लगी, मैं आपको कभी भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। ये सब अभी हो ही रहा था, तब दोस्त ने पायल को अपनी शर्त बताई तो कुछ पल तो वह फटी फटी आंखों से मेरे दोस्त को देखने लगी। उसके बाद एक नज़र मुझ पर डाली तो मैं था कि ज़मीन में गिर चुका था। मैंने फौरन उससे अपनी नज़रें नीचे कर ली। उसके बाद वो वहाँ नहीं रुकी, फौरन से कमरे में चली गई। मेरा दोस्त कहने लगा कि अगर तुम्हारी पत्नी मान जाए तो मुझे बता देना, वरना फिर मैं पुलिस को ले आऊँगा। ये कहकर वो घर से बाहर चला गया था। 2 घंटे पायल भी कमरे से बाहर नहीं आई। 2 घंटे बाद कमरे से बाहर आई थी और आंखें उसकी रो रो कर सूजी हुई थी। खुद ही आकर मेरे पास बैठ गई। कहने लगी, आप अपने दोस्त को हाँ कर दें। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा था। मुझे पायल से इस जवाब की हरगिज उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा, पायल, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे मेरे प्यार का इम्तिहान मत मांगो जो मैं नहीं दे सकता। कहने लगी कि मैं आपको जेल में नहीं देख सकती। और आप क्या समझते हैं, अगर आप जेल में बंद हो गए तो मेरे साथ क्या होगा? मैं अकेली घर पर वैसे भी सुरक्षित रहूंगी। पायल की बात तो ठीक ही थी। अगर मैं जेल चला जाता तो पीछे से कोई भी उसके साथ कुछ भी कर जाता। वो कैसे अपना बचाव कर सकती थी? लेकिन फिर भी मेरा इस बात पर दिल नहीं मान रहा था। कैसे अपने सामने अपनी पत्नी को मैं पाप की दलदल में धकेल देता और दूसरा कोई रास्ता मेरे पास ना था। हालातों को देखते और परखते हुए मैंने अपनी गैरत को सुला दिया था और ये एक मर्द के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा, मुझे उसकी शर्त मंजूर है। और वो ये सुनकर कहने लगा, तुमने वक्त रहते बहुत अक्लमंदी का फैसला लिया है। फिर उसने अगले ही दिन अपने ड्राइवर के हाथ एक तड़कते भड़कते से कपड़े मेरी पत्नी के लिए भेजे थे, जिसे पहनकर उसे उसी के ड्राइवर के साथ किसी होटल के कमरे में जाना था। पायल के जाने के बाद मुझे चैन नहीं आया था, इसलिए मैं भागता हुआ होटल पहुंचा था। कुछ पैसे मेरे दोस्त ने एडवांस में मुझे अपने ड्राइवर के हाथ भेजे थे। मैंने उसके बराबर वाला कमरा लिया और उसकी गैलरी में कूदकर जब अंदर झांक कर देखा तो होश उड़ गए। मेरी पत्नी मेरे दोस्त की बाहों में हंस रही थी, बातें कर रही थी। कहने लगी, मैं तो समझी थी कभी दोबारा तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, क्योंकि अमन बहुत ही गैरतमंद किस्म का इंसान है। इसलिए मुझे समझदार और अच्छी पत्नी होने का ड्रामा करना पड़ा ताकि उसे मुझ पर शक ना हो जाए। मेरा दोस्त कहने लगा, देख लो मेरी अकल का कमाल। मैंने उसका सारा पैसा भी हथिया लिया और पत्नी भी। मेरा दोस्त मेरी पत्नी की बिखरी लटों को ठीक करते हुए बोला, वो बेवकूफ़ ये समझता था कि उसे नुकसान हो गया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे याद आने लगा कि मेरा दोस्त जब मेरे साथ पार्टनरशिप पर काम करने आया था तो मेरे पास अच्छी खासी रकम थी और जगह उसकी थी और पैसा मैंने लगाया था। हमने लाखों के जूते गोदाम में रखवाए थे ताकि जल्द से जल्द वह बेचकर मुनाफा कमाएंगे। मेरे दोस्त ने मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, लेकिन एक रात मैं सो रहा था, उसका फ़ोन आया। कहने लगा कि अमन, गोदाम में आग लग गई है, जल्दी पहुंचो। जब मैं वहां पहुंचा तो पूरा गोदाम आग के लपेटे में था। फायर ब्रिगेड आग बुझा रही थी। मेरा दोस्त रोते हुए मेरे पास आया। कहने लगा कि सारा माल जलकर राख का ढेर बन गया है, तुम्हारा तो दिवालिया ही निकल गया है। सारा माल तुम्हारे पैसों का था, तुम तो सड़क पर आ गए। उस वक्त मेरी ये हालत थी कि मैं बेहोश होकर गिर गया। मेरे सीने में दर्द उठा। मेरा दोस्त मुझे अस्पताल ले गया। मुझे सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ था। जब मुझे होश आया और मेरी तबीयत संभली तो पायल मेरे पास बैठी रो रही थी। कहने लगी, आपके हॉस्पिटल का बिल मैंने अपना जेवर बेच कर दिया है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं भी कुछ संभला ही था कि मेरा दोस्त मेरे घर मुझसे मिलने आ गया। कहने लगा, जो माल जला है उसमें तुम्हारे माल के अलावा 50 लाख का माल हमने उधार भी उठाया था ताकि पार्टी का ऑर्डर पूरा कर सके, और वह माल भी आग की लपटों में जल चुका है और वह आदमी पैसों का तमाशा कर रहा है। मैंने कहा, मैं कहाँ से इतनी बड़ी रकम लाऊंगा? वो कहने लगा, ये तो तुम्हें सोचना चाहिए क्योंकि नुकसान तुम्हारा है। मेरा दोस्त और मेरी पत्नी मुझे मिलकर धोखा दे रहे थे, क्योंकि अब वो कबूल कर रहा था कि गोदाम में आग लगने से पहले वो माल निकाला जा चुका था। जो जला था वो बेकार और ख़राब माल था और ये सब उसने मुझे फंसाने के लिए किया था ताकि मेरे सामने मेरी पत्नी के साथ रंगरलियां मना सके। उस वक्त मेरे पास मोबाइल मौजूद था और मैंने उसकी वीडियो बना ली और वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन चला गया और अपनी बीवी और अपने दोस्त की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में कर दी। उन्हें जालसाजी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और आज मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।